मैं आतमजीत सिंह साहब आपके पास आऊं। ये जो बात चीन से जोड़ने की बात बिना बात के निशिकांत एक कहीं से ले आए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें एक लाइन जो लिखी गई है, अरे भाई मोदी जी 2011 में जाके स्मगलरों की पैरवी किए हैं। स्मगलर जो हांगकांग से चीन में स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर जाके चीन सरकार से इन स्मगलरों की पैरवी किए हैं, और ये उन्होंने खुद एडमिटेड फैक्ट है। मेरा शाम का आज फिर से देख लीजिएगा आप, उसमें मैं फिर लगा रहा हूं, पहले भी लगाया, डॉक्टर राकेश पाठक बैठ ये भी अपने शो में लगातार बोल रहे हैं। तो ये कल भी बोला था। हाँ, कल भी बोले थे। और ये ऐसे व्यक्ति अब निशिकांत दुबे बता रहे हैं दूसरे को, अरे अपने उनसे पूछो कि स्मगलर की जाके पैरवी क्यों की है। 22 लोग पकड़े गए थे, 11 लोगों का क्विटल कराए थे, और बहुत खुश थे कि 11 छूट गए, 11 को ही सजा हुई। और सजा कोई देश के में झंडा फहराने में नहीं हुई कि चाइना में जाके हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे थे, सजा हुई स्मगलिंग कर रहे थे। खैर, निशिकांत दुबे वहां आए। मैं आपसे आतमजीत सिंह साहब ये भी एक पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए सारा कुछ मणिपुर सेंट्रिक है, सारे कुछ बात वहीं से शुरू हुई कि मणिपुर पे चर्चा नहीं करा रहे थे, मोदी जी भाग रहे थे, वक्तव्य नहीं दे रहे थे। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं वो एक डिटेल आदेश है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। वो क्या इन एक साफ साफ एक संदेश नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट तो पहले ही उसने अपने आदेश में भी कहा है कि वहां दे फेल्ड, लेकिन आपको क्या नहीं लगता है कि जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटीज बनाई हैं, लोगों को किया, कि केंद्र सरकार भी फेल की है? आतमजीत सिंह साहब इस पे और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पे, दोनों पे आपकी बात सुन लें। आतमजीत सिंह देखिए, जी 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 जी, देखिए आनंदवर्धन जी, ये जो राहुल गांधी वाला मामला था, ये तो सरासर बेईमानी था, क्योंकि एक ऐसे आदमी को खड़ा करके कंप्लेंट लिखाई गई जो उसका पार्ट ही नहीं था, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। पुर्णेश मोदी की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद जिस तरीका का प्रकरण हुआ सेशन कोर्ट में, गुजरात की हाई कोर्ट में, बिल्कुल रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया जिसका कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियर थी कि ये 2 साल की सजा सिर्फ इसलिए दी गई है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में ना जा पाए, अपनी बात ना कह पाए। ये बात थी। मणिपुर को लेकर जो भी ऑपोजिशन ने बात की, वो चर्चा चाह रहे थे, और सरकार तो पहले कहती रही कि चर्चा जो है वो 11 तारीख से पहले नहीं हो सकती, आखिरी दिन, तब तक हम सारे बिल पास करा लें। उसमें मैंने तमाम बिलों का जिक्र किया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें 1,97,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो एग्रो फार्मिंग और कॉर्पोरेट्स को दे दी जाएगी, माइनिंग के लिए, पाम ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्लांट्स लगाने के लिए। और हरियाणा में सफारी और बड़े बड़े जू बनाने के लिए। इन्वायरमेंटल डैमेज इतना हो जाएगा इस देश का कि हमारे जो कार्बन एमिशन है उसका जो 2-3 मिलियन हमारे बढ़ना था, कार्बन एमिशन कम होना था, वो डबल हो जाए। और सरकार कहती है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो अदानी और अंबानी को सूट करे वो देश के लिए बहुत अच्छा है, और जो अदानी और अंबानी को सूट ना करे वो देश के लिए बेकार। अब मणिपुर का जो मामला था वो यही था कि पहाड़ों पे कब्जा हो जाए, वहां के कुकी और जुमा ट्राइब को ये कह दिया जाए ये तो म्यांमार के हैं, इनको यहां से निकाल दिया जाए, और एग्रो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट के नाम पर ये सब जो है अदानी और अंबानी और उनके चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को दे दिया जाए। गौरव गोगोई ने यही बात की कि देश की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का 33% आज कुछ कॉर्पोरेट्स के पास है, देश का 60% टेलीकॉम कुछ लोगों के पास है। देश की सारी संपदा बेचकर सिर्फ 2 लोग इस देश पे राज करना चाहते हैं, और बाकी सबको उन्होंने सेकेंडरी रोल में लगा दिया। और जो आप ये घटना देखते हैं मणिपुर के बाद, मणिपुर पे जब जवाब मांगा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी से, तो एक शोभा कलश यात्रा निकाली जाती है गुड़गांव के पास नू में, जो कि पिछले 2 या 3 साल से निकाली जा रही है, और इस बार उसकी अगुवाई वो आदमी करता है। आपको याद होगा मैंने बंचारी होटल का एक कार्यक्रम किया था, जुनैद नासिर जिनको कत्ल कर दिया गया, कैटल ट्रेडर्स थे, वो भिवानी से आए, भिवानी में उनका कत्ल कर दिया गया, भरतपुर से वो आए थे, राजस्थान से। भरतपुर में मोनू मानेसर के नाम एक एफआईआर दर्ज है। मोनू मानेसर आह्वान करते हैं कि ये कलश यात्रा जो है वो निकाली जाए, और बड़ी संख्या में लोग जो है आउट ऑफ स्टेट वहां पहुंचते हैं। और एक मंदिर में
जाके वो गोलीबारी करते हैं, वो कार्य व्यवस्था खराब करते हैं, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से बुलडोजर चलाए जाते हैं और एक समुदाय के लोगों के घरों को, उनकी दुकानों को, उनके बिजनेसेस को, उनके होटलों को गिराया जाता है। और बड़ी संख्या में प्रशासन और गैर प्रशासन के लोग उनका पलायन भी कर देते हैं। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत अगर एक तरफ सवाल पूछा जाए तो दूसरी तरफ आग लगा दो, दूसरी तरफ सवाल पूछा जाए तो तीसरी तरफ बता दो कि ये तो आपके लोग कर रहे हैं। तो ये वेयर अबाउटरी का जो कार्यक्रम है, ये सरकार की एक्सपर्टीज है, और वो किसी भी संसदीय मामले में, किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा मामले में, और देश की बाहर की सुरक्षा के मामले में, चाइना के मामले में प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। जब भी कोई स्कैम आता है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा जाता है तो चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे सवाल पूछा जाता है। आज एक चीज और मैंने पार्लियामेंट में देखी कि जब आप प्रधानमंत्री मोदी को ब्लेम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही अदानी का नाम आता है, ट्रेजरी बेंच के लोग उछल के खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मालिक को गाली दे दी गई। तो इस पार्लियामेंट का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार को चला रही है, या सरकार को अदानी चला रहा है? वो जब चाहता है किसी भी सरकार को गिरा देता है, वो जब चाहता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दो फाड़ कर देता है, वो जब चाहता है, जैसे चाहता है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस अपने फेवर में करा लेता है। तो मामला ये है कि चर्चा पार्लियामेंट में किसके इशारे पे हो रही है, क्यों हो रही है, किसको डिस्क्वालीफाई कराया जा रहा है, किसको नहीं कराया जा रहा है, सिवाय जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के लोगों की आस्था खत्म हो चुकी है। लोअर कोर्ट से खत्म हो चुकी है, कार्यपालिका से खत्म हो चुकी है, गोदी मीडिया से खत्म हो चुकी है, आपके चुनिंदा कॉर्पोरेट से खत्म हो चुकी है। तो आप जाएं तो जाएं किसके पास? और ये सरकार, जब आपने कल वक्तव्य सुना होगा राज्यसभा में अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी ने क्या कहा, वो जो सिविल सर्विसेज विधेयक पे, कि ये तो 295A में जो क्लॉज 7 है वो तो कांग्रेस की देन है। वो चाहते थे कि सिविल सर्विसेज हमारे कंट्रोल में रहे, और पहले की सरकारों से, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार रही हो, या सुषमा स्वराज की रही हो, या आपके और बीजेपी की सरकार रही हो, उसमें तो कभी ये मामला नहीं उठा। इसलिए नहीं उठा कि वहां पे इतना हस्तक्षेप सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था। होम मिनिस्ट्री सरकार के, स्टेट सरकारों के कार्यपालिका में, उनके विधेयकों में, उनके कार्य सीमा में इतनी दखल कर रही है कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट के पास, ऑपोजिशन की सरकारें जो हैं, जो डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है सरकार चलाने में। चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, राजस्थान की हो, जीएसटी का पैसा समय पे नहीं मिलता, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कुछ ही स्टेटों में जाता है, उनके आवास की योजनाएं कहते हैं कंप्लीट नहीं की, वो उत्तर प्रदेश को दे दी जाती हैं, और ये कहा जाता है जल परियोजना में राजस्थान की सरकार मदद नहीं कर रही है। हर सब चीजें प्रधानमंत्री के नाम से हो रही है। तो डबल इंजन की सरकार जहां चाहे वो आग लगा सकती है, जहां चाहे वो दंगे करवा सकती है, जहां चाहे वो फैक्ट्री लगा सकती है। क्योंकि ये सरकार सिवाय इलेक्शन प्रोसेस में बिलीव करने के किसी चीज में बिलीव नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इस सरकार का एक ही दायित्व है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स पे, सारे देश पे कैसे कब्जा किया जाए और ऑपोजिशन खत्म कर दी जाए। ना ये एलओपी चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, ना ये चाहते हैं कि कोई संसदीय मामले में इतनी असंवैधानिक चीजें और इतनी असंसदीय भाषा का प्रयोग पिछले 9 सालों में आपने सुना है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए बोलता है उसको चुप करा दिया जाता है, इधर उधर की बात कर। और मीनाक्षी लेखी ने तो यहां भी अपने वक्तव्य में कह दिया था कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं ईडी भेज दूंगी तुम्हारे घर। इतनी हिम्मत हो गई है ट्रेजरी बेंच के एमपीज की कि वो ऑपोजिशन को खुलेआम लोकसभा, राज्यसभा में धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेजेंगे, ज्यादा बात करोगे। तो फिर ये सरकार रही क्या? लोकतंत्र है कहां इस देश में? सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। और जब तक इन चीजों पे गहन अध्ययन नहीं होगा, जब तक ये चीजें लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, लोग समझेंगे नहीं, तब तक ये कार्य व्यवस्था बदल नहीं पाएगी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है, जैसे कि सतपाल मलिक ने कहा था, कि सिचुएशन और खराब हो जाएगी, ये कुछ भी करवा सकते हैं। और संसद को चलना देना या ना चलने देना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। अब तो लोगों को चिंता ये बढ़ गई है कि क्या हमारे घर में तो आग नहीं लग जाएगी 2024 से पहले। जी आतंक जी से का अंतिम सवाल आपसे, और चलते चलते सिर्फ एक बहुत संक्षेप में,
एक बड़ी चीज की ओर सबका ये एक वो है कि ये जो असलाह लूटा गया है, और इसको आप कैसे इंश्योर कर लेंगे कि वो असलाह केवल मणिपुर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो पूरे देश में नहीं फैलेगा। एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे, वो सरकार की जिम्मेदारी वहां पे भी है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी तो आंतरिक सुरक्षा की है ही है, और किसी भी स्टेट में कहीं भी दंगा होता है, कहीं भी दो समुदायों के बीच में लड़ाई होती है, तो प्रशासन को पहली बात तो सरकार को ये चाहिए कि अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां लेके जाए। यही बात गौरव गोगोई ने कही कि ऑल पार्टी डेलीगेशन अगर वहां जाता, दोनों समुदायों से बात करता, वहां पे शांति स्थिति को बहाल करता, और उन्होंने असम पीस अकॉर्ड की बात की, उन्होंने मिजोरम पीस अकॉर्ड की बात की कि उसके तुरंत बाद सोनिया गांधी और राजीव गांधी कैसे वहां पे गए और शांति की उन्होंने अपील कही और उनका वेलकम भी हुआ। तो क्योंकि क्या होता है, जब दो समुदाय में लड़ाई होती है तो वहां की कार्य व्यवस्था, वहां का बिजनेस, वहां के जो पलायन करके कई लोग जो 40-50 सालों से वहां रह रहे हैं और उनके समुदाय में वो एडजस्टेड है, जैसे वहां का मारवाड़ी है, पंजाबी है, गुजराती है, वो भी किसी न किसी समाज में आगे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाकर शादी ब्याह कर वहां रह रहा है, उसका क्या स्टेटस होगा। तो जब सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है और सभी वर्ग के लोगों को, सभी पार्टियों को साथ लेकर चलती है, तो शांति बहाल होती है। जब शांति बहाल होती है तो कार्यपालिका और प्रशासन को भी शक्ति मिलती है, और वो वहां पे जो भी जितने भी तत्व हैं जो खराब कर रहे हैं माहौल वहां पे, उनको धीरे धीरे धरपकड़ करके और इन वेपन्स को या वहां पे जो भी अराजकता है उसको कंट्रोल करती है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट ऑर्डर होम मिनिस्ट्री से जा रहे हैं या डायरेक्ट ऑर्डर सेंटर की सरकार से जा रहे हैं कि हम तो वहां आएंगे नहीं, तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। तो इसी का आपने इफेक्ट देखा कि कैसे हरियाणा में दंगे भड़के, वहां के जाट समुदाय के लोगों ने क्या कहा कि हम यहाँ मेवाती मेवों के साथ हैं, पिछले 300 साल से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, हमें कभी भी कोई आपसी मतभेद नहीं है, और हमारे आपस में समुदाय जो है बड़े प्रेम व्यवहार के साथ रहते हैं। वहां के लोकल लोग अपील कर रहे हैं सरकार से कि शांति को बहाल कीजिए, और सरकार क्या कर रही है, सरकार उन लोगों का संरक्षण कर रही है जो वहां अराजकता फैला रहे हैं। तो ये सरकार जो शरारती तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके साथ है, या वाकई शांति बहाल करने में वो कुछ करना चाहती है, तो सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मोदी सरकार पे खड़ा हो जाता है। इसका जवाब मोदी सरकार ही दे सकती है।